Dear student, I am Professor Harsh Patidar, Department of Mechanical Engineering, Sister College, Bhopal. As we know that we are discussing about HVAC through module. In the last lecture, we have discussed about the application of HVAC और स्टूडेंट को किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्प करेगा. इस मॉड्यूल की हेल्प से आप इंटरव्यू में हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ आपको जिस भी इंडस्ट्री में आप जाएंगे वहाँ पर आपको इसमें हेल्प मिलेगी. उसके लिए मैंने इसको दो मॉडल में डिवाइड किया था. दैट इज़ पार्ट वन रेफ्रिजरेशन, उसमें अपना बेसिक थर्मोडाइनमिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है. देन सेकंड वन इज़ योर एयर कंडीशनिंग, जिसमें मेरे को साइकोमेट्री की एप्लीकेशन है. ठीक है, तो बेसिक थर्मोडाइनमिक्स में हमने सिस्टम सराउंडिंग देख लिया था, वर्क और हीट की डेफिनेशन पढ़ ली थी. अब हम आगे बढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफ़र. तो हीट ट्रांसफ़र पहले समझ ले क्या है. इट इज़ हीट क्या था, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट. और हीट ट्रांसफ़र क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट ट्रांसफ़र. ठीक है, हीट ट्रांसफ़र हम लोग पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बट थर्मोडाइनमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हीट ट्रांसफ़र क्या होता है वो देखते हैं. थर्मोडाइनमिक्स में मेरे को अमाउंट ऑफ हीट पता होना चाहिए, हीट ट्रांसफ़र के लिए मेरे को पूरा एक सेपरेट सब्जेक्ट. तो थर्मोडाइनमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज योर एक मास है, उसमें टेम्परेचर 20 और टी इनिशियल 20 था, मैंने टेम्परेचर दिया, टी फाइनल 40 हो गया. तो डेल्टा टी कितना हो गया मेरा 20 डिग्री सेंटीग्रेड. सेम हियर मैंने यहाँ पर क्या किया, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, देन फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री. तो डेल्टा टी कितना हो गया 80 डिग्री का राइज हुआ इसमें. ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पता चला है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट मैं दूंगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा. तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये मुझे पता चला यहाँ पर. ठीक है, अब मैं गया आगे, सेकेंड पार्ट देखा मैंने. मास 1 है, टेम्परेचर 20 है, फाइनल टेम्परेचर 40 है. अब मैंने मास को इंक्रीज कर दिया, इनिशियल टेम्परेचर 20, फाइनल टेम्परेचर 40. इनिशियल और फाइनल सेम रखा मैंने टेम्परेचर. जब इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है और मास को बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मुझे एनर्जी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, मतलब हीट एनर्जी देनी पड़ेगी. तो इन दो पॉइंट से मुझे ये समझ में आया कि अगर सेम मास रख रहा हूँ तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे क्या लगेगा, ज़्यादा हीट एनर्जी लगेगी. सेकेंड, अगर मास टेम्परेचर डिफरेंस सेम है और मास ज़्यादा है तो मुझे फिर भी हीट एनर्जी ज़्यादा लगेगी. तो इन दो पॉइंट से मुझे समझ में आया Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T एंड Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. तो यहाँ से Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T, और यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेता हूँ C. इस पे इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे HVAC में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, इसलिए. तो C को बोलते हो स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन यहीं से मिलकर आती है मुझे कि यूनिट मास में यूनिट डिग्री राइज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज C, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू. अगर मास 1 है, डेल्टा T 1 है, दैट इज, तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया C. तो इसका मतलब क्या निकला कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूनिट मास में यूनिट डिग्री राइज करने के लिए लगती है वही क्या होती है आपकी स्पेसिफिक हीट. यहाँ पर ध्यान रखिए, स्पेसिफिक हीट यानी यूनिट डिग्री राइज. ठीक, तो यहाँ से मेरे को C की यूनिट्स पता होनी चाहिए, किलो जूल पर केजी केल्विन. ठीक है, चलिए, तो यहाँ से मुझे आगे चल के स्पेसिफिक हीट को अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ. देखिए, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस. वही जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर यूनिट मास में यूनिट डिग्री राइज के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वही स्पेसिफिक हीट है. ठीक है, चलिए, अब मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं, जरा देखते हैं, क्योंकि मेरे को पता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. तो यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिया. द फर्स्ट वन इज कांस्टेंट वॉल्यूम. दोनों ये जो पिस्टन है
या जो सपोर्ट है इसको मैंने फिक्स कर दिया है, मास है, टी इनिशियल है, टी फाइनल, वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी वर्क डन 0 हो गया, ठीक है। सेकंड थिंग कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर ये मूवेबल है, कांस्टेंट प्रेशर है, हमेशा प्रेशर सेम रहेगा, तो वर्क इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा P V2 माइनस V1, जो भी इसका फाइनल वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो दो कंडीशन ले रहा है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ कांस्टेंट वॉल्यूम केस पे मैंने मान लो हीट दिया 100, अगर 100 यूनिट हीट दे रहा हूं मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो देखो या तो ये वर्क डन में यूज होगी या इंटरनल एनर्जी में यूज होगी, जैसा कि फर्स्ट लॉ से, अभी आगे उसको और थोड़ा सा समझेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से, कि जो भी हीट दे रहे हैं या तो वो वर्क में यूज हो रही है या फिर इंटरनल एनर्जी में यूज हो रही है। तो अब क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क तो 0 है, तो जितना भी हीट आप दोगे कांस्टेंट वॉल्यूम में वो उसकी इंटरनल एनर्जी को राइज करने के लिए यूज होगी, ठीक है। अगर इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है, तो अगर जितनी हीट आप दे रहे हो सिर्फ अब वो किस में यूज हो रही है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, ये बात समझने की है। कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क तो हो नहीं रहा है, तो जितनी भी एनर्जी है वो कहाँ पर लगेगी, इंटरनल एनर्जी में लगेगी। अब इंटरनल एनर्जी में लग रही है यानी इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जितनी भी कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट दे रहे हैं वो किसको इंक्रीज कर रही है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है, ठीक है। नाउ अब कांस्टेंट प्रेशर के केस में देखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर के केस में क्या हो रहा है कि जितना भी एनर्जी आप दे रहे हो या तो वो वर्क कर रही है या फिर आपका इंटरनल एनर्जी में यूज हो रही। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को 100 यूनिट चाहिए इंटरनल एनर्जी में, तो टेम्परेचर राइज करने के लिए उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसका मतलब जो 100 यूनिट टेम्परेचर से रिलेटेड एनर्जी होगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम में, उससे ज़्यादा देनी पड़ेगी कांस्टेंट प्रेशर में, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क में भी यूज़ होगी। तो यहाँ से ये सब इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ से एक पॉइंट निकलता है कि जो कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट देते हो वो ज़्यादा देनी पड़ती है कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इसीलिए यूनिट डिग्री राइज करने के लिए किसी यूनिट मास का कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कम देनी होगी, कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा देनी होगी। इसलिए QP इज ग्रेटर देन QV, MCP dt इज ग्रेटर देन MCV dt, यहाँ से CP इज ग्रेटर देन CV। बस यही चीज़ करना था हमें डिस्कस कि CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV, और CP अपॉन में CV के रेशियो को बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स भी बोलते हैं, गामास भी बोलते हैं, दैट इज ग्रेटर देन 1, उसकी वैल्यू होती है 1.4, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये वही स्पेसिफिक हीट के बारे में वही थे, ठीक है। चलिए नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हो आप, ठीक है। फर्स्ट लॉ शुरू में जो बोला था, फॉर अ क्लोज्ड साइकिल और क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल, नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू नेट वर्क ट्रांसफर। दिस इज वैलिड फॉर एनी साइकिल। ये बहुत ध्यान देना होता है, जब भी हम थर्मल से रिलेटेड चीज़ पढ़ते हैं तो हमें वर्ड्स की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई भी साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ लगाएं, तो आप ऐसा करेंगे, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, समेशन ऑफ ऑल हीट इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल वर्क, ठीक है। चलिए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ ही जो ये क्यों पढ़ना है, इसके बाद आपका प्रोसेस के लिए आपने जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था, दैट इज dq इक्वल्स टू du प्लस dw। तो dq इक्वल्स टू du प्लस dw यानी जितना भी अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू वर्क प्लस आपका इंटरनल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर मुझे हीट वेंटिलेशन देखना है अपने मॉड्यूल में, तो हीटिंग वेंटिलेशन यानी हीट किस प्रोसेस में कैसे कैलकुलेट करनी है ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ले रहा हूँ। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में dq इक्वल्स टू du प्लस dw pdv, स्टूडेंट्स pdv यूज कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। dw अगर pdv वर्क ले रहा हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है यानी वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जितना भी dq है dv 0 हो जाएगा, तो वर्क 0 हो गया यानी dq इक्वल्स टू du। तो जो भी हीट आप दे रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो इंटरनल एनर्जी जो अभी अपन ने देखा, ठीक है। चल
नाउ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में कुछ वर्क होगा, कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, तो डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, पी कॉन्स्टेंट है, सो डी क्यू पी इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी पी वी and dq equals to at constant pressure that is du plus pv. now du plus pv, u plus pv थर्मोडाइनमिक्स में फ्रिक्वेंटली यूज होगा। अगर फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है तो इसको मैं एंथैल्पी से रिप्रेजेंट करता हूँ। एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय H, तो DQP यानी कांस्टेंट प्रेशर पे जो आप हीट दे रहे हो वो उसकी एंथैल्पी को राइज करने के लिए यूज होगा। अब आप ये सोचेंगे कि सर अभी आप वर्क और इंटरनल एनर्जी से, तो वर्क और इंटरनल एनर्जी में U प्लस PV को मैं H से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अल्टीमेटली U भी बढ़ेगा और PV भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस टर्म को मैं एक सिंगल यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिसको मैं एंथैल्पी बोल रहा हूँ, और एंथैल्पी राइज करने के लिए यूज हो रहा है आपका, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट दे रहा हूँ दैट इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यूज करने, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज हो रही है। इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कांस्टेंट प्रेशर में U प्लस PV दोनों है, तो अल्टीमेटली एंथैल्पी की बात करेंगे। तो ये मुझे समझना चाहिए कि जब हीटिंग वेंटिलेशन कर रहा हूँ तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग मुझे डील करना आना चाहिए, ठीक है। नाउ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है फॉर आइडियल गैस du इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सो टेम्परेचर कांस्टेंट यानी फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज इक्वल्स टू 0। और हाँ, एक चीज और, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम बोल रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसका मतलब कभी फाइनल और इनिशियल से नहीं होता, हर पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए। इन आइसोथर्मल प्रोसेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू से मैंने निकाला, डी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस में फंक्शन टेम्परेचर का 0 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए डी यू 0 हो जाएगा। तो जितनी भी हीट आप दे रहे हो दैट इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, तो डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, ठीक है। तो 3 प्रोसेस हो गई, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। लास्ट इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में आपको पता है देयर इज नो हीट ट्रांसफर, इंसुलेट कर देते हैं हम, हीट ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो Cp माइनस CV इक्वल्स टू R, ये इसलिए याद करना भी ज़रूरी है कि ये फ्रिक्वेंटली कैलकुलेशंस में यूज होंगे। तो dP और Cp माइनस CV इक्वल्स टू R एंड Cp बाय CV इक्वल्स टू गामा, ठीक है। एक और था कि ये सब हम नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ फॉर नॉन फ्लो प्रोसेस, नॉन फ्लो प्रोसेस यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं, मतलब जिसमें मास का फ्लो नहीं हो रहा है, क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और ओपन सिस्टम की जब बात करेंगे जहां पर मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके लिए फर्स्ट लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के हिसाब से ये किस में लगेगा, ओपन सिस्टम में, जैसा आपका टरबाइन हो गया, कंप्रेसर हो गया। अब कंप्रेसर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन HVAC, अभी हम आगे देखेंगे। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में मुझे पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2, C1 इज द वेलोसिटी, प्लस G Z1, Z1 इज हेड डेटम से, प्लस Q दैट विल बी, Q मतलब इनलेट पे Q, दैट इज इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 प्लस G Z2 प्लस W कंट्रोल वाला। तो ये बेटा कुछ बेसिक्स थे थर्मोडाइनमिक्स के। अब इसमें सेकंड लॉ की जो एप्लीकेशन है दैट इज केल्विन, प्लांक और क्लॉजियस स्टेटमेंट, वो मैं रेफ्रिजरेशन के साथ यूज कर लूँगा। कुछ बेसिक्स रेफ्रिजरेशन के जिसमें सेकंड लॉ की एप्लीकेशन है वहाँ पर हम यूज करेंगे। ओके, थैंक यू।